हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रीवियस सेशन में हमने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन किया था। हमने सीखा था कि स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वही न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्पीशीज़ का जो एग्जिस्टेंस है प्लैनेट अर्थ पर बना रहे। तो प्रीवियस सेशन में हमने इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देख ली थी रिप्रोडक्शन की, साथ ही साथ इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हमने समझ लिया था। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती कैसे है। तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों को हो गया होगा क्लियर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेंगे आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, कहाँ से? अपने पेरेंट्स से। Some organisms like amoeba just split into 2 parts to produce new amoebae। अब यहाँ पे किसकी बात हमसे की जा रही है? यहाँ पे हमसे बात की जा रही है अमीबा की। और अमीबा क्या है? अमीबा हमारा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक अमीबा की बॉडी को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ सेल्स लगते हैं? तो सिर्फ एक ही, है ना। तो जो हमारा एक अमीबा है वो किससे बनता है? एक ही सेल से बनता है, और उसका यही एक सेल होता है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, यानी कि वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है, न्यूट्रिशन भी, डाइजेशन भी, है ना, अब्जॉर्प्शन भी, एक्सक्रीशन भी, सब कुछ कर लेता है। इनफैक्ट यही एक सेल अमीबा का रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी कर लेता है। तो कैसे कर लेता है? तो बेसिकली एक जो अमीबा होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 सेल्स में, आप उनको डॉटर सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और यही दोनों डॉटर सेल्स आगे जाकर के ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और हमारे पास 2 अमीबे आ जाते हैं। यानी कि सिंपली पहले हमारे पास क्या था? एक अमीबा था, उसमें हम बोलते हैं कि डिवीजन हुआ, वो स्प्लिट हो गया, और स्प्लिट होकर के हम बोलते हैं कि 2 डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो गया, और यही दोनों डॉटर सेल्स आगे जाकर के किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? एडल्ट अमीबा में, ठीक है। अमीबा में कैसे एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन होता है, इसके ऊपर हम आज के इस सेशन में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा ग्रो आउट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड। आज के इस सेशन में हमको हाइड्रा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो भी हमें देखना है, तो इस पार्ट को भी हम अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं, आगे हमें ये चीज़ पढ़नी ही है। फिर इसके बाद में सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स एंड स्नेक्स हैच आउट ऑफ द एग्स लेड बाय देयर पेरेंट्स। तो हम सबको पता है कि चिड़ियों के अंडे होते हैं, स्नेक्स के अंडे होते हैं, है ना। तो बर्ड्स और स्नेक्स क्या करते हैं? अंडे देते हैं, और इन्हीं अंडों से न्यू ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। बेसिकली एग्स की हैचिंग होती है। Whereas some organisms like human babies, kittens and puppies are born from their mother। वही हमारे पास कुछ ऐसे organisms भी हैं जैसे कि human babies, kittens और puppies, जो कि डायरेक्टली अपनी मदर के थ्रू ही क्या होते हैं? वो पैदा होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई अंडो वंडो का यहाँ पे खेल नहीं होता है ना। सीधे से हम बोलते हैं कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म मदर बॉडी से बाहर निकल आता है। दिस मीन्स दैट ईच स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस इन अ डिफरेंट वे। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्पीशीज़ जो है ऑर्गेनिज्म की वो अपने ही अलग तरीके से रिप्रोड्यूस होती है, ओके। फिर इसके बाद में क्या बोला गया है कि ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया था, अपना फर्स्ट स्टेटमेंट, कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से। तो कहने को तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इन सभी तरीकों को हम क्या करते हैं? ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। This means that new living organisms or animals can be made either by the method of asexual reproduction or by the method of sexual reproduction। मैंने आपको क्या समझाया कि कहने को तो 1000 तरीके हैं,
जिनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से। लेकिन उन सभी तरीकों को हम क्या करते हैं, ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं दो कैटेगरीज में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन ये निकालते हो कि कोई भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो या तो वो सेक्सुअल मेथड से होगा या फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से होगा। इन दोनों के अलावा और कोई हमें मेथड पढ़ना ही नहीं है। जितने भी तरीके होते हैं उन सभी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई बात समझ में? चलो, तो आज के इस सेशन में हमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ही डिस्कशन करना है, इसे हमें समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे क्या बोला गया है, The production of a new organism from a single parent without the involvement of sex cells या gametes is called asexual reproduction। अब आप बोलोगे कि मैम देखो, हमें ना यहाँ तक तो स्टेटमेंट समझ में आया कि the production of new organisms from a single parent, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो हमें समझ में नहीं आई। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब न्यू मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन कैसे? सिंगल पेरेंट से, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कब, कहाँ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब आगे की बात क्या है कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स। अब इस सेंटेंस को आप तभी समझ पाओगे जब आपको इन दो वर्ड सेक्स सेल्स या गैमीट्स का मतलब पता होगा। देखो, अब क्योंकि हम अपना सेल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अब आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा और आसान होगा कि हमारी बॉडी में कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। भाई देखो, अभी अभी मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया था कि उसकी बॉडी में तो एक ही सेल होता है। तो उस अमीबा के एक सेल के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, उसी को सारे काम करने होंगे। वही एक सेल अमीबा का स्ट्रक्चर बनाता है, वही एक सेल उसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस करता है, वही एक सेल उसमें डाइजेशन की प्रोसेस करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी कर लेगा। तो अमीबा के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ना सिर्फ अमीबा, हमारे जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनकी बॉडी का एक ही सेल क्या करेगा, सारे काम करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनकी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब अगर सभी सेल्स ने डिसाइड कर लिया कि हमें तो सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, एकदम हौश पौश हो जाएगी सिचुएशन। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि ग्रुप सेल्स के ना ग्रुप बनाए जाते हैं और बोला जाता है कि सुनो, आप लोग का जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप में जितने भी सेल्स हैं वो एक ही टाइप के हैं, है ना। तो आप लोग क्या करो, एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर लो। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे सेल्स हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में तो सारे सेल्स सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, सेल्स को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और उनसे बोला जाएगा, एक ग्रुप से बोला जाएगा कि अब आपको यही वाला काम करना है। सभी मिलके यही वाला काम करेंगे, यही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा, हौश पौश भी नहीं होगी, प्लस जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा होगा वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ होगा, एफिशिएंसी के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये कौन सी मसल्स होती हैं, जो कि हमारे स्केलेटन से यानी कि हमारी हड्डियों से अटैच्ड होती हैं। फिर हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो भाई हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको किसने बनाया है, स्मूथ मसल्स नहीं बनाया है। फिर एक होती है हमारे पास कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ आती हैं, तो हमारा जो हार्ट है उसकी वॉल को बनाने के लिए कौन लगती है, कार्डियक मसल्स ही लगती हैं। तो कार्डियक मसल्स आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में कहाँ मिलेंगी, हार्ट की वॉल्स में ही मिलेंगी, यानी कि हार्ट में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये जो हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके बने होंगे, मसल सेल्स के बने होंगे, मसल फाइबर्स के बने होंगे। तो ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं या जो सेल्स हैं, इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि इनको क्या करना है, हार्ट को पंप करवाना है। तो कार्डियक सेल्स या आप बोल सकते हो कि हार्ट के जो हमारे सेल्स होते हैं वो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो हार्ट को पंप कराने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हार्ट के सेल्स ने जो है ना डिसाइड किया कि यार रोज़ रोज़ जो है ना हार्ट को पंप करवा करवा के हम एकदम थक गए हैं, बोर हो गए हैं, आज जाकर के हम क्या करेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। एक बार जो काम अलॉट कर दिया जाता है वो उन सेल्स को हमेशा करना पड़ता है। तो हमारे जो हार्ट सेल्स हैं उनका काम क्या होगा, कार्डियक सेल्स जो हैं उनकी स्पेशलाइजेशन किस में होगी, वो किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज होते हैं, तो हमारे हार्ट को पंप करवाने के लिए। सिमिलरली हमारे जो लंग्स के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका काम क्या होता है, वो किस चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं, तो बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। हमारे जो स्टमक के सेल्स होते हैं वो किस चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस के लिए। सिमिलरली हमारे बॉडी में
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए, कि उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के ऊपर ही फोकस करना है। जैसे हार्ट सेल्स को फोकस करना है ब्लड को पंप कराने में, या बेसिकली हार्ट को पंप कराने में, है ना। सिमिलरली हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनका काम होता है क्या, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करवाना, और ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स। क्या कहेंगे, जर्म सेल्स, GERM, जर्म सेल्स। इनका काम क्या है, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। कैसे, तो बेसिकली ये जो जर्म सेल्स है ना, ये बनाते हैं क्या, गैमीट्स। ये क्या बनाते हैं, गैमीट्स, और इन्हीं गैमीट्स का दूसरा नाम क्या है, सेक्स सेल। ठीक है, तो इन जर्म सेल्स ने बनाए हैं गैमीट्स, इन गैमीट्स का ही दूसरा नाम होता है क्या, सेक्स सेल्स। अब ये जो गैमीट्स है ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फीमेल गैमीट और एक होता है मेल गैमीट। एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। तो यूजुअली होता क्या है कि यही मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, और इस फ्यूजन से हम बोलते हैं कि क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और उसके ऊपर हम पहले भी अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं कि जाइगोट क्या होता है। जाइगोट हम बोलते हैं कि एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास केवल सिंगल सेल होता है। फर्दर इसी जाइगोट में हम बोलते हैं कि और डिविजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, और इसी जाइगोट से हम बोलते हैं कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई है। तो शुरुआत यहाँ पे कहाँ से हुई है, जर्म सेल से हुई है, कि हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम है क्या, रिप्रोडक्शन करवाना। यही जर्म सेल्स क्या करते हैं, गैमीट्स बनवाते हैं, जिनको हम सेक्स सेल्स बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। जब इनका फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट हम बोलते हैं कि सिंगल सेल होता है, इसमें फर्दर और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन होगा, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये सभी न्यू सेल्स मिलकर क्या करेंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देंगे। इतना क्लियर है आप सभी को। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब जब आपको गैमीट्स का मतलब समझ में आ गया है, तो अब आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। अब सवाल ये है कि मैम ये जो आपने प्रोसेस समझाई थी हमको कि गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है ना, ये चीज़ तो हमें समझ में आई थी, प्रोसेस समझ में आई थी, ये हमें लॉजिकल लग रहा था। लेकिन अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोल रहे हैं कि गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो अगर गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनका फ्यूजन नहीं हो रहा है, जाइगोट नहीं बन रहा है, तो फिर नया ऑर्गेनिज्म कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज़ होती है कहाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि पहली बात तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमीट्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो फिर होगा कैसे, इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन because it does not use special cells called sex cells or gametes for producing a new organism. In this, a part of the parent organism separates off and grows into a new organism. अगर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है या गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सवाल ये है कि कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो इसमें होता क्या है कि वो जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना, इसी सिंगल पेरेंट से हम बोलते हैं कि उसकी बॉडी से एक पार्ट निकलता है और यही पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। क्या आप इस चीज़ को समझे कि यहाँ पे गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा। तो वो जो सिंगल पेरेंट है ना, उस सिंगल पेरेंट की बॉडी से एक पार्ट निकलेगा और वही पार्ट हम बोलते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। तो इसीलिए दो पेरेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है और हम बोलते हैं कि गैमीट्स के भी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक ही पेरेंट से चल जाएगा, उसकी बॉडी से एक पार्ट निकल जाएगा और यही पार्ट हम बोलते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। Thus only one parent is needed to produce a new organism. एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए केवल एक ही पेरेंट जो है रिक्वायर्ड होता है। आई बात समझ में। तो ये कहानी है किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब क्योंकि इसमें सेक्स सेल्स और गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। और इसका जो ऑपोजिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम बोलते हैं कि कुछ इस तरीके से गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से हम बोलते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम आज के इस सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले तो हम अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो हम अपना तो सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो अमीबा का केस आ चुका है। अमीबा में हमारे पास क्या है, देखो ये है हमारा एक पेरेंट अमीबा
और बकायदा इसमें आपको इसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, इसका इर्रेगुलर शेप होता है ना, वो भी हमको दिखाई दे रहा है। अब हुआ क्या कि ये जो सेकंड फिगर है इसमें हमको क्या दिख रहा है कि अमीबा का जो ये न्यूक्लियस है ना, ये स्ट्रेच हो रहा है, ये इलोंगेट हो रहा है, और कुछ इस तरीके से स्ट्रेच या इलोंगेट हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये न्यूक्लियस और डिवाइड ना हो जाए, टूट ना जाए, है ना। और नेक्स्ट इमेज में हमको एग्जैक्टली यही चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है कि जो अमीबा का न्यूक्लियस है ना, वो इतना स्ट्रेच हुआ, इतना इलोंगेट हुआ कि फाइनली वो डिवाइड हो गया और दो न्यूक्लियस बन गए। तो न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि हमारे पास एक पेरेंट अमीबा था, उसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होता है और डिवाइड हो जाता है किसमें, दो न्यूक्लियाई में। एक न्यूक्लियस यहाँ गया और दूसरा कहाँ गया, यहाँ। अब क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना अमीबा के सेल का, ये साइटोप्लाज्म भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पहले तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था और हो भी गया, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन है इट इज फॉलोड बाय व्हाट, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हुआ, और डिवीजन हुआ कुछ इस तरीके से कि अब हमारे पास क्या आ गए हैं, दो अलग अलग सेल्स आ चुके हैं, अमीबा सेल्स आ चुके हैं, एक ये वाला सेल और एक ये वाला सेल। तो शुरुआत में तो हमारे पास केवल एक ही पेरेंट अमीबा था, इसका एक ही सेल था, लेकिन हुआ क्या, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, विच इज अगेन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद हम बोलते हैं कि दो हमारे पास अमीबा सेल्स आ चुके हैं। इसके पास भी, इस वाले सेल के पास भी साइटोप्लाज्म है, उसका एक न्यूक्लियस है, इस वाले अमीबा सेल के पास भी साइटोप्लाज्म है और उसका क्या है, अपना एक न्यूक्लियस है। इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ था, किसमें डिवाइड हुआ था, किसमें, दो न्यूक्लियाई में। तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे दो डॉटर सेल्स हमारे आ चुके हैं, और यही डॉटर सेल्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे समय के साथ, और इसके बाद में इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल अमीबे बन जाएंगे। ये भी एक अमीबा और ये भी एक अमीबा। तो यहाँ पे दो अमीबे कैसे आए हैं, एक पेरेंट अमीबा से आए हैं। कैसे, तो उसने क्या किया था, सिंपली अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लिया था। सबसे पहले न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ, इसके बाद में साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। फ्यूजन और फिजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन हो जाना, और फिजन का मतलब होता है टूट जाना, ऑपोजिट चीज़ें हैं। ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या है, कंबाइन होना, और फिजन का मतलब है टूटना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अमीबा क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, टूट रहा है वो, तो ये क्या हुआ, फिजन हुआ। लेकिन कैसा, बाइनरी फिजन, यानी कि यहाँ पे दो, भाई एक सेल जो है उसमें डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होने के बाद कितने नए सेल्स बन रहे हैं, तो दो बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बाइनरी वर्ड आया है। अब आगे जाकर के ये जो अमीबा होगा ना, ये भी सेम मेथड से, बाइनरी फिजन से दो अमीबा सेल्स में आगे जाकर के ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये वाला जो अमीबा सेल होगा, ये भी आगे जाकर के सेम बाइनरी फिजन से क्या होगा, दो अमीबे में ये स्प्लिट हो जाएगा। तो शुरुआत में हमारे पास एक पेरेंट अमीबा था, उससे बने दो डॉटर सेल्स, फिर इन दो डॉटर सेल से हम बोलते हैं कि आगे जाकर के चार और डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से अमीबा के जो स्पीशीज़ है बेसिकली, ये प्लैनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, ये बेसिकली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रही है। इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, और ना ही किसी भी तरह के गैमीट्स का हम बोल रहे हैं कि फ्यूजन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है गैमीट्स का फ्यूजन, या क्यों नहीं हो रहा है गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि भाई देखा जाए तो हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जो अमीबा है, इसके पास तो एक ही सेल है ना। अब वो एक सेल माना कि सारे काम कर लेता है, लेकिन वो इतना भी एडवांस नहीं होता है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन भी करवा दे। पहले भी हमने इस बात को अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनका जो बॉडी है वो सिंपल टाइप की होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। कॉम्प्लेक्सिटी तो तब बढ़ती है जब कौन आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ऐसे गैमेट्स का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना फॉर्मेशन होगा, ना फ्यूजन होगा, ना कुछ होगा। सिंपली जो एक पेरेंट है वही अपनी बॉडी को बेसिकली अपने आप को वो स्प्लिट कर लेता है, और उससे आप बोल सकते हो कि दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और इन दो डॉटर सेल से आगे जाके के कुछ और नए डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो इस स्पीशीज़ का हम बोलते हैं कि जो इस स्पीशीज़ में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, कम नहीं होंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, बाइनरी फिजन। चलो अब इसके बाद में हम एक और बेसिकली एग्जाम्पल देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और यहाँ पे हमारे सामने क्या है, हाइड्रा है। ठीक है, अब हाइड्रा में क्या होता है कि देखो,
ये रहा क्या, एक पेरेंट हाइड्रा। अब इस पेरेंट हाइड्रा में एक छोटा सा ना बड निकल के आ जाएगा और यही बड धीरे धीरे ग्रो करेगा और एक आप बोल सकते हो कि एक नया हाइड्रा जो है बन जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ये जो हाइड्रा जो कि ग्रो कर रहा है ये पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हाइड्रा के फॉर्म में या ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में जो है सर्वाइव करेगा। तो हुआ क्या यहाँ पे, अगेन एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन फिर भी एक नया हाइड्रा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, तो बेसिकली हमारे पास एक पेरेंट हाइड्रा था, उसकी बॉडी में एक बड निकल करके आया, यानी कि एक आउटग्रोथ निकल करके आ गई। ये जो बड होगा ये धीरे धीरे हम बोलते हैं कि पेरेंट की बॉडी से ही अटैच होकर के ग्रो करने लगेगा। फिर इसके बाद में एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद में ये जो बेसिकली बड होगा ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से और देखो एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा की तरह जो है सर्वाइव करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। सवाल ये है कि आखिर ये शुरू में पेरेंट बॉडी से अटैच्ड क्यों था, क्योंकि भाई अभी अभी तो ये निकला था ना, तो ये अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट वगैरह के लिए ये अपने पेरेंट के ऊपर कैसा था, डिपेंडेंट था। जैसे ही ये इसकी एक सर्टेन एज आ गई है ना, कि उस स्टेज पे आकर के इसने बोला कि नहीं अब हम जो है ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए रेडी हैं, तो फिर ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। जब तक नहीं होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए रेडी, तब तक ये पेरेंट की बॉडी से जुड़ा रहता है। और जहाँ ये अपने आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ये अपनी पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि अगेन कोई भी पेरेंट मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, दो पेरेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कैसे, तो पेरेंट बॉडी में एक आउटग्रोथ निकलती है, वही आउटग्रोथ धीरे धीरे हम बोलते हैं कि पेरेंट की ही बॉडी से अटैच होकर के ग्रो करती है, बड ग्रो करता है और एक सर्टेन स्टेज के बाद में ये जो बड है ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सर्वाइव करता है, न्यू हाइड्रा यहाँ पे बन जाता है। तो पेरेंट हाइड्रा भी है और डॉटर या आप बोल सकते हो कि न्यू हाइड्रा भी यहाँ पे बन चुका है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बड का फॉर्मेशन हुआ है ना, एक बड का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग कहते हैं। अमीबा का जो मेथड है रिप्रोडक्शन का उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, और हाइड्रा का जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की इसे हम कहते हैं बडिंग। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड द बडिंग इन हाइड्रा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे आसान तरीका होता है ये रिप्रोडक्शन का। इट टेक्स प्लेस मेनली इन दोज एनिमल्स हुज बॉडीज हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इन लोग की बॉडी में अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, इनकी बॉडी में हम बोलते हैं कि एक एक सेल हो रहा है ना, इनका जो स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी का वो बहुत ही सिंपल सा है। तो इनकी बॉडी में इतनी एडवांसमेंट नहीं हो सकती है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाए, और गैमीट्स का फॉर्मेशन अगर हो भी गया है तो उनका फ्यूजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिजम्स है ना, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल टाइप का है। तो ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर पोजेस करने वाले जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। In asexual reproduction, the young one or offspring produced is an exact copy of the parent. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस जो लाइन जो है ना आपकी, इसको आप कर सकते हो क्या, अंडरलाइन और स्टार मार्क साथ साथ में। क्यों, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, या जो यंग वन प्रोड्यूस होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने एक पेरेंट की। क्यों होती है एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट की, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना, तो जो भी कैरेक्टर्स आने वाले हैं ऑफस्प्रिंग में वो कहाँ से आएंगे, एक ही पेरेंट से आएंगे। तो जो कैरेक्टर्स एक पेरेंट के पास होंगे वही के वही सारे कैरेक्टर्स कहाँ आ जाएंगे, उसके ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे। तो इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा किसकी, अपने पेरेंट की, सिंगल पेरेंट की। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेटली आपको जो है ना, जो
जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं लगेगा अपने उसके पेरेंट्स की। आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं किसी किसी को कि ये बिल्कुल अपने पापा पे गया है या ये बिल्कुल अपनी मम्मा पे गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि ये रहे आप और ये रहे आपके पापा और आप दोनों की क्या है, एकदम कार्बन कॉपी है। ऐसा नहीं होता। हाँ, देखने पे ये समझ में आएगा कि आपके जो कुछ फीचर्स हैं वो आपको आपके पापा से मिले हैं, है ना, समझ में आएगा देख करके कि आपको आपके कुछ फीचर्स कहाँ से मिले हैं, आपकी मम्मा से मिले हैं। तो कई बार हम बोलते हैं कि बच्चे में अगर अपने पापा के फीचर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो बच्चा अपने पापा जैसे दिखने लगता है, अगर मम्मा के फीचर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो हमें लगता है कि वो मम्मा जैसा दिखता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी तो बच्चे नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है ना, दोनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मामा के भी फीचर्स आ रहे हैं, पापा के भी फीचर्स आ रहे हैं, उनमें वेरिएशंस हो रहे हैं, और वेरिएशंस के बाद में हम बोलते हैं कि जो बच्चा आएगा, बच्चा हम बोलते हैं कि पापा के भी कुछ फीचर्स लिए रहेगा, मामा के भी फीचर्स लिए रहेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी होंगे जो कि मामा और पापा दोनों में ही नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि पापा की आंखों का कलर कैसा है, ब्लैक है, मामा की आंखों का कलर ब्राउन है, लेकिन बच्चे की आंखों का जो कलर है वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो ये ब्लू फीचर कहाँ से आया है? तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे वेरिएशन हुआ है। ठीक है, तो ये वेरिएशन हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एग्जैक्ट कॉपीज ही निकलती हैं। क्यों? क्योंकि ये रहा पेरेंट, सिंगल पेरेंट, उसमें जो भी फीचर्स होंगे वो एज इट इज सभी के सभी कहाँ जाएंगे, बच्चे में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, जो कि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ क्या होगा, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एक ऐसा मेथड होता है रिप्रोडक्शन का जहाँ पे हम बोलते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है फॉर्मेशन? तो इसके लिए दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ जो उनके गैमीट्स हैं उनका भी जो है ना प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है, और ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। In sexual reproduction, the sex cells of one parent fuses with the sex cell of the other parent to form a new cell called zygote। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट है वो आता है मेल पेरेंट की बॉडी से, और जो फीमेल गैमेट है वो आता है फीमेल पेरेंट की बॉडी से। दोनों ही गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। इसी जाइगोट में हम, ये बेसिकली सिंगल सेल्ड होता है जाइगोट, इसी जाइगोट में नंबर ऑफ डिविजन्स होते जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते जाते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं कि फर्दर और न्यू सेल्स बनते हैं, और ये न्यू सेल्स क्या करेंगे, मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को बना देंगे। आई बात समझ में? तो मेल पेरेंट बॉडी से आया मेल गैमेट, फीमेल पेरेंट बॉडी से आया फीमेल गैमेट, उनका फ्यूजन हुआ और जाइगोट बन गया। This zygote then grows and develops to form a new organism। इसमें फर्दर और ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वही नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से। Thus in sexual reproduction two parents are needed to produce a new organism। तो हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। ए सेक्सुअल में ऐसा नहीं था, सिंगल पेरेंट से काम चल रहा था। The two parents which are involved in the sexual reproduction are called male और female। जैसे कि मैंने आपको बताया, in sexual reproduction the young one or offspring produced is not an exact copy of the parents। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि asexual reproduction में तो हम बोलते हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो है ना प्रोड्यूस हो रहा है, तो सिंगल पेरेंट के पास जो भी फीचर्स होंगे सब के सब कहाँ आ जाएंगे, ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल के पास अपने फीचर्स होंगे, फीमेल के पास अपने फीचर्स होंगे, तो ऑफस्प्रिंग में हम बोलते हैं कि दोनों के ही फीचर्स आते हैं। तो कुछ फीचर्स तो देखो, जो डोमिनेंट होता है वो हम बोलते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेल पेरेंट्स के बॉडी से एक फीचर आया था कि आंखों का जो कलर है वो कैसा होगा, ब्राउन होगा। फीमेल पेरेंट की बॉडी से जो फीमेल आया, जो कैरेक्टर आया था वो क्या था कि आंखों का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। दोनों ही फीचर्स बच्चे में आए, लेकिन डोमिनेंट कौन सा वाला था कि आंखों का कलर क्या होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए। तो बच्चे की आंखों का कलर क्या हो गया, हम बोलते हैं कि ब्राउन हो गया। तो फीचर्स दोनों आए, लेकिन जो डोमिनेंट वाला है उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि ना, मतलब बच्चे में कुछ ऐसे फीचर आ जाते हैं जो कि ना पेरेंट में, मतलब पेरेंट्स में होते ही नहीं है, उसमें कुछ अलग ही फीचर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी आप बोल सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल आया है मेल से और फीमेल पेरेंट बॉडी से, उसमें कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं, और इन वेरिएशंस के कारण कुछ अलग ही फीचर बच्चे में दिखाई देने लगते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है कि द मेल एंड द फीमेल
parents have special organs in them which produce male sex cells and female sex cells respectively which are required in the sexual reproduction. अब सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल होगा जब आप बोल सकते हो कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं या जो सेक्स सेल्स हैं उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो इन गैमीट्स को बनाने के लिए कोई चाहिए भी, तो कौन चाहिए है, तो हम बोलते हैं कि स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें मेल और फीमेल पेरेंट्स में क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि गैमीट्स का फॉर्मेशन करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ ऑर्गन्स चाहिए है ना। फिर द ह्यूमन्स, फिशेज, frogs, cats, dogs all reproduce by the method of sexual reproduction। तो हम बोलते हैं कि मछलियाँ हो गई, फ्रॉग्स हो गए, है ना, मेंढक वगैरह, कैट्स, डॉग्स वगैरह, ह्यूमन बींग्स, ये सभी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि हमने सेशन की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सभी को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है अगर अपने पेरेंट बॉडी से, तो या तो वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होगा या सेक्सुअली प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा उनसे गैमीट्स के बारे में बात करी जा रही है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, सेक्स सेल्स कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। दीज सेक्स सेल्स आर ऑल्सो नोन बाय द अदर नेम विच इज गैमीट्स। ओके, द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमीट्स। गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमीट एंड अ फीमेल गैमीट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, द मेल गैमीट इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट इन एनिमल्स इज कॉल्ड एग, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बार बार मेल और फीमेल गैमीट बोल रहे हैं ना, अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो मेल गैमीट है एनिमल की बॉडी में उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। या सिंगुलर अगर है, अगर एक ही फीमेल गैमीट है तो उसको हम बोलेंगे ओवम, ठीक है, और अगर बहुत सारे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, ओवा। क्या बोलेंगे, ओवा। तो इसके तीन नाम हो सकते हैं, या तो सिंपली आप एग बोल दो फीमेल गैमीट को, एक अगर गैमीट की बात करो तो आप उसको ओवम भी बोल सकते हो, और अगर बहुत सारे हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, ओवा बोलोगे, ठीक है। चलो आगे क्या है हमारे पास, द गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। ये तो हो गया, अच्छा ये रिपीट हो गया है गेस, चलो कोई नहीं। फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि इसकी स्पर्म्स के स्ट्रक्चर को समझने की हम कोशिश करते हैं। द स्पर्म्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल सेल्स एंड वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। तो ये अगेन हम बोलते हैं कि अभी तो ये आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा होता नहीं है, छोटा सा ही होता है, और इतना छोटा होता है कि बाकायदा इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए ही होता है। A sperm is about 0.05 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 0.05 मिलीमीटर होती है। The sperm has a head, a middle piece and a tail। अब आप बोलोगे कि मैम प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस चैप्टर में जब हमने सेल का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा था तो उसमें तो आपने बताया था कि सेल कुछ ऐसा होता है ना, एनिमल सेल ऐसा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें आपने बताई थी। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ये जो स्पर्म है, ये जो मेल गैमीट है, ये भी क्या है, एक सेल ही है। तो हाँ, ये भी एक सेल है, माना इसका स्ट्रक्चर अलग है। एक टिपिकल एनिमल सेल के स्ट्रक्चर से अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत ये बात होगी कि ये भी क्या है, एक सेल ही है। लेकिन सच तो यही है कि ये भी एक सेल है ना, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। स्ट्रक्चर अलग क्यों है, क्योंकि उसका भी एक अलग सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको पहले भी समझाया है, जैसे हमने बात करी थी अपने न्यूरॉन्स की, यानी कि अपने नर्व सेल्स की, कि हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, डेंड्राइट्स होती है ना, एक्सॉन होती है, फिर एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर क्यों है न्यूरॉन के पास या नर्व सेल के पास, क्योंकि उस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है नर्व सेल को। अगर हमारे नर्व सेल्स के पास बेसिकली अगर वो लंबी नहीं होंगे, नर्व सेल्स हमारे लंबे नहीं होंगे, लॉन्ग नहीं होंगे, या उनके पास ब्रांचेस नहीं होंगी, तो इम्पल्स का जो कंडक्शन है ना हमारी पूरी बॉडी में, वो बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा, या शायद हो ही ना। इसीलिए किसी भी सेल के पास जो भी उसका एक स्पेसिफिक या रिस्पेक्टिव शेप होता है ना, तो वो उस शेप की रिक्वायरमेंट होती है उस सेल को, वो शेप ज़रूरी होता है, इसीलिए वो जो शेप है ना वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर स्पर्म का शेप ऐसा है तो इसकी भी
अपना ही एक सिग्निफिकेंस है, इस शेप की भी क्या है, एक रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो स्पर्म है इसकी पूरी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हेड, एक होता है मिडिल पीस और एक होता है क्या, इसकी टेल। तो ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, स्पर्म का हेड है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये क्या है, इसका हेड है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको इसका मिडिल पीस, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इसका मिडिल पीस है। और ये जो आपको बाकी की पूरी एक पूंछ दिखाई दे रही है, तो एग्जैक्टली इसको हम क्या कहते हैं, टेल ही कहते हैं। तो अगर ये सेल है तो सेल के पास तो क्या होना चाहिए, प्लस हम बोल रहे हैं एनिमल सेल है तो इस सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग भी होनी चाहिए। याद करो प्रीवियस चैप्टर में हमने बात करी इसके ऊपर। तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि ये पूरा का पूरा जो स्पर्म है ये एक आउटर कवरिंग से जो है कवर्ड है, और इस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, पूरी बॉडी। ठीक है, फिर इसके बाद में अब सेल है तो न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए। तो न्यूक्लियस हम बोलते हैं कि ये जो हेड है ना, हेड रीजन स्पर्म का, इसी हेड रीजन में हम बोलते हैं कि ये आपको क्या दिखाई देगा, इस स्पर्म या इस मेल गैमेट का न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो ये रहा हेड। हेड रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, हेड रीजन हम बोलते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई, न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। तो सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी फीचर्स आते हैं पेरेंट्स की बॉडी से बच्चे में, वो कैसे आते हैं, जीन्स के थ्रू आते हैं। जीन्स जो कि हम बोलते हैं कि ये क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो हम बोलते हैं कि डीएनए में। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सेल के न्यूक्लियस में। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मेल गैमीट आ रहा है तो मेल गैमीट अपने साथ क्या लेकर के आएगा, मेल पेरेंट बॉडी के फीचर्स भी लेकर के आएगा। फीचर्स मतलब कि जीन्स भी लेकर के आएगा। कैसे, तो इस मेल गैमीट के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो स्पर्म और ये जो ओवम वगैरह जो है ना, ये इनके नाम अलग अलग हो गए हैं, बाकी ये दोनों हैं क्या, ये दोनों सेल्स ही हैं हमारी बॉडी के, जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो हेड रीजन है स्पर्म का, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और डेफिनेटली इस न्यूक्लियस में हम बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए होंगे, जीन्स होंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, मेल बॉडी के फीचर्स लेकर के आ रहे हैं, है ना। इसके अंदर जो जीन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जीन्स कहाँ से आए, बेसिकली मेल पेरेंट की बॉडी से आए हैं। फिर इसके बाद में एक और यहाँ पे एक छोटी सी एडिशनल चीज़ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप उस चीज़ को याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना इस हेड रीजन में एक और हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है क्या, एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का नाम क्या है कि जब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी कि ओवम में घुसने की कोशिश करेगा ना, तो जो पेनिट्रेशन है ना वो इस एक्रोसोम के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। छोटा सा पॉइंट है, अगर याद रख सको तो याद रख लेना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस की खास बात क्या है कि यहाँ पे है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबको पता है कि सेल जो बॉडी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्या इंपॉर्टेंस होती है। हम भाई कहते हैं क्या कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। हर बॉडी के सेल को क्या चाहिए है, एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए है, क्योंकि सेल को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगर आपको भी पढ़ाई लिखाई करनी है, अगर आपको खेलना कूदना है, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, आप खाना पीना खाओगे कि नहीं खाओगे। सिमिलरली अगर सेल्स को भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। यही हम बोलते हैं कि एनर्जी को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो मिडिल पीस है ना, इसमें हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और गजब की बात क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका शेप कैसा होता है, स्पाइरल होता है। जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग होती है कुछ इस तरह की, वैसे ही हम बोलते हैं कि स्पर्म में जो मिडिल पीस है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसा होता है, ऐसे स्पाइरल शेप्ड का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। भले कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हो चाहे ना हो, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल के पास एनर्जी नहीं आएगी, और अगर सेल के पास एनर्जी नहीं आएगी तो फिर ये सेल कोई काम नहीं कर पाएगा। भाई अभी इस मेल गैमेट को बहुत काम करना है। इसको सबसे पहले तो फीमेल की बॉडी तक पहुंचना है, इसके बाद में ओवम को क्या करना है, पेनिट्रेट करना है, उसके अंदर घुसना है। अगर ये बीच रास्ते में ही थक जाएगा तो फिर फर्दर हम बोलते हैं कि
फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी, और अगर फ्यूजन की प्रोसेस नहीं हुई तो कहीं से भी जाइगोट नहीं बनेगा, और अगर जाइगोट नहीं बना तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसीलिए देखो इसका माइटोकॉन्ड्रिया बढ़िया ही रहता है, मिडिल पीस में हम बोलते हैं कि स्पाइरल शेप का होता है। और फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि पीछे आ जाएगी क्या, टेल। अब आप बोलोगे कि मैम टेल की क्या जरूरत पड़ गई, तो मैंने आपको क्या बताया कि इस मेल गैमेट को फीमेल की बॉडी तक पहुंचना है, फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रैवल करना है, फीमेल ओवम तक पहुंचना है, फीमेल गैमेट तक पहुंचना है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। अब अगर इसके हाथ पैर आ जाएंगे तो वो तो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी ना देखने में, इसीलिए क्या हुआ है, इसकी एक टेल आ गई है, और इस टेल की हेल्प से क्या करता है, ये मूव करता है, और मूव करते करते फीमेल की बॉडी तक पहुंचेगा, अंदर जाएगा, जो फीमेल गैमेट होगा, जो ओवम होगा, उस तक पहुंचेगा और उसको पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो टेल की अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना हम बोलते हैं कि अलग सिग्निफिकेंस है, और हेड रीजन जो है इसका तो बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, प्लस हम बोलते हैं कि एक्रोसोम भी है, जो कि पेनिट्रेशन की प्रोसेस को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ किसका, हम बोलते हैं कि मेल गैमीट का, यानी कि स्पर्म का। और ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक सेल ही है, तो डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इसके पास, साइटोप्लाज्म होगा इसके पास, न्यूक्लियस भी होगा इसके पास। तो स्पर्म की लेंथ कितनी होती है, 0.05 मिलीमीटर लॉन्ग, हेड होता है, मिडिल पीस और टेल। स्पर्म क्या है, एक सिंगल सेल है विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। फिर द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल्स इज टाइटली पैक्ड इन द हेड। न्यूक्लियस कहाँ होता है, स्पर्म सेल में, हेड रीजन में होता है। द स्पर्म सेल्स हैव वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म। स्पर्म सेल्स के पास हम बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म थोड़ा कम ही होता है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि द पर्पस ऑफ द टेल ऑफ द स्पर्म इज टू मेक इट मूव। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पर्म्स को क्या करना है कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो है ना, बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक रेस लगानी है। ठीक है ना, क्यों रेस लगानी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो ओवम होता है ना, इस ओवम को केवल एक ही स्पर्म आकर के इसको पेनिट्रेट कर सकता है। तो बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे, और वो वाला स्पर्म जो कि रेस में हम बोलते हैं कि जीतेगा, जो कि ज़्यादा हम बोलते हैं कि एफिशिएंट होगा, वही स्पर्म जाकर के ओवम को क्या कर सकता है, उसको बेसिकली फ्यूज़ कर सकता है उसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मूवमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, टेल ज़रूरी है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, द स्पर्म हैज़ अ वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म, इसको आप अभी के लिए कर लो क्या, स्टार मार्क। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हम अपने नेक्स्ट सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी सेल में साइटोप्लाज्म की कमी है, हमने पढ़ा है कि सेल में साइटोप्लाज्म का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कि ये अलग अलग रॉ मटेरियल का हम बोलते हैं कि एक स्टोर हाउस की तरह बिहेव करता है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सेल में उसका जो साइटोप्लाज्म है ना, वो उसकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, कि भाई जो भी चीज़ें चाहिए हैं सेल के साइटोप्लाज्म में मिल ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि स्पर्म्स के साथ कुछ अलग ही कंडीशन है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि साइटोप्लाज्म कम है, तो फिर हमारे जो स्पर्म्स, जो मेल गैमेट्स होंगे, उनको नरिशमेंट के लिए कौन आने वाला है रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, सिस्टम को पढ़ेंगे। चलो, the sperm moves by waving its tail from side to side. The term sperm is the short form of the word spermatozoon. वैसे तो जो मेल गैमेट है उसको हम spermatozoon बोलते हैं, फुल फॉर्म उसका वही होता है, लेकिन शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्म, जिसका मतलब क्या है, मेल सेक्स सेल और या फिर मेल गैमेट। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया है किसके ऊपर, मेल गैमेट के ऊपर, यानी कि स्पर्म के ऊपर। अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेट्स की, या एग की बात कर रहे हैं। एग्स अगर आप बोल रहे हो तो वो हो जाएगा ओवा, सिंगल अगर एग है तो वो होगा ओवम। तो अब हम बात करते हैं एक एग की। द एग्स और द ओवा आर ऑल्सो वेरी स्मॉल एंड वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। अभी तो आपको इमेज देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा होता है, छोटा सा ही होता है, इसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, नेकेड आई से नहीं दिखता है। एग्स या ओवा आर हाउ एवर मच लार्जर देन द स्पर्म्स। लेकिन हाँ, अगर आप उसको स्पर्म से कंपेयर करोगे, मेल गैमेट से कंपेयर करोगे, तो फीमेल गैमेट एग्स हम बोलते हैं कि बड़े ही होते हैं। द ह्यूमन एग हम बोलते हैं कि कैसा होगा, राउंड होता है, दिख ही रहा होगा आपको इसका शेप, और 0.15 मिलीमीटर होता है किसमें, डायामीटर में। ठीक है, ये पूरा डायामीटर कितना होता है, तो आप बोल सकते हो कि 0.15 मिलीमीटर का होता है। क्लियर है, चलो। द एग और ओवम
is also a single cell having nucleus, cytoplasm and a cell membrane. अब सीधी सी बात है, ये जो फीमेल गैमेट है, एग है, ये जो ओवम है, ये कहाँ से आया है? फीमेल पेरेंट बॉडी से निकल करके आया है ना, उन्हीं की बॉडी में बेसिकली वहीं बना है। तो सीधी सी बात है, ये क्या होगा? उनकी बॉडी का एक सेल ही होगा। अब अगर सेल है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब होगी, है ना। कुछ इस तरीके से देखो, इसका न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये क्या है? उसका पूरा साइटोप्लाज्म है। बाहर की तरफ हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन भी होती है। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एन एग और ओवम हैज अ थिन लेयर ऑफ जेली called jelly coat which allows only one sperm to enter into it during fertilization। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये जो हमारी इस फीमेल गैमेट का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, इसके बाद में आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिखाई देगी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक और थिन लेयर दिखाई देगी, है ना, जेली लाइक थिन लेयर दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं क्या? जेली कोट। ये जो आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है? एक जेली कोट है इसका। और इस जेली कोट का काम क्या होता है कि चाहे जितने भी स्पर्म्स क्यों ना आ जाए, लेकिन केवल एक ही स्पर्म की एंट्री जो है मिलेगी कहाँ? इस ओवम के अंदर। ठीक है, ये कौन मेक श्योर करता है? तो एग को सराउंड करने वाली या उसको कवर करने वाली एक जेली कोट का बेसिकली काम होता है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सो वेदर वी यूज द नेम एग और ओवम इट विल मीन्स द सेम। ठीक है, सम ऑफ द एनिमल्स लाइक बर्ड्स, जिसमें कि हैंस, ऑस्ट्रिच एग्जाम्पल हमने लिए हैं, एंड रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव लार्ज एग्स। The nuclei of the sperm and egg contain chromosomes which carry genes and transmit the characteristics of parents to the offspring। जैसे कि मैंने बोला कि स्पर्म और एग दोनों ही क्या है? सेल्स ही तो हैं, उनके पास न्यूक्लियस भी होंगे, तो वो जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या कैरी करते हैं? क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, और यही जीन्स क्या करते हैं? कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स से लेकर के ऑफस्प्रिंग में। तो हम हमेशा से बोलते थे ना कि पेरेंट्स से ही हम बोलते हैं कि बच्चे के अंदर जीन्स आते हैं, जीन्स को ही हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे जीन्स आ रहे हैं, कहाँ से जीन्स आ रहे हैं। तो मेल पेरेंट बॉडी और फीमेल पेरेंट बॉडी से क्या निकलते हैं? उनके बेसिकली या आप ये बोल सकते हो कि उनकी बॉडी में रिस्पेक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल पेरेंट बॉडी में प्रोड्यूस होगा क्या? मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, और फीमेल पेरेंट बॉडी में प्रोड्यूस होगा फीमेल गैमेट यानी कि ओवम या फिर एग। और ये दोनों क्या होते हैं? मेल और फीमेल गैमेट, ये दोनों एग्स होते हैं। इनके पास में यूजुअल जो सेल कॉम्पोनेंट्स है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में हम बोलते हैं कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेल गैमेट जो स्पर्म है उसमें जो जीन्स होंगे वो कहाँ से आएंगे? मेल पेरेंट बॉडी से आएंगे। ओवम में जो जीन्स है वो कहाँ से आएंगे? फीमेल पेरेंट बॉडी से आएंगे। दोनों ही जो बेसिकली गैमेट्स जो होते हैं इनके बीच में हम बोलते हैं कि फ्यूजन होता है, और इसी फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्यूजन कैसे होता है, वो प्रोसेस कब होती है, ये हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और इस फ्यूजन की प्रोसेस का हम बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, वो आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज की इस सेशन में मैंने आपको मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, समझाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो ही मेथड्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा किसकी? अपने पेरेंट की। बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा का बाइनरी फिजन और हाइड्रा का बडिंग। फिर इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल पेरेंट, और गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है। गैमेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको समझा दिया है, और क्या सिग्निफिकेंस है इन गैमेट्स का वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ? अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे? गूगल पे जाना और टाइप करना magnetbrains.com, और जैसे आप उसको सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट। उसको खोल लेना। जैसे ही खोलोगे ना तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज, द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के होंगे सभी कोर्सेज अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8 की साइंस देखनी, तो आप क्या करोगे? क्लास 8 पे जाकर के आप कर दोगे क्या? क्लिक। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। अब
यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं या जो हम आगे कवर कर रहे हैं, जो रनिंग कोर्सेज हैं, रनिंग चैप्टर्स हैं, वो सभी के सभी उसके लेक्चर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सपोज आपको इस क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के हमारे पास कितने टोटल लेक्चर्स हैं? 14 लेक्चर्स हैं। अब सपोज आपको ये चैप्टर शुरुआत से देखना है तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे, टैप करोगे, आपके सामने आ जाएगा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, यानी कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। कुछ इस तरीके से आप बाकी की सभी वीडियोस देख सकते हो, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा कंप्लेन करते हो ना कि मैम यूट्यूब पे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो उसका सीक्वेंस गड़बड़ है वीडियोस का उसमें। तो यहाँ पे ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी। सभी जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं, है ना, उन सभी चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रॉपरली एक सीक्वेंस में अरेंज मिलेंगे। प्लस हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स भी मिलेंगे, नोट्स भी बेसिकली नोट्स भी होंगे अवेलेबल। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।